हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 6 की बात करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एनर्जी इंटरेक्शन की जब बात आएगी थर्मोडायनेमिक्स में तो दो प्रकार से एनर्जी इंटरेक्ट करेगी, पहला हीट और दूसरा वर्क। तो एनर्जी इंटरेक्शन हीट या फिर वर्क, दो तरीके से जो है इंटरेक्ट करती है एनर्जी। लेकिन आज हम लोग वर्क की बात करेंगे कि वर्क में बहुत सारे प्रोसेस भी पढ़ना पड़ता है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। इसलिए हम लोग वर्क को आज स्टार्ट करते हैं, वर्क को समझते हैं कि वर्क क्या है। थर्मोडायनेमिक्स तो हीट बाद में देखेंगे, आज हम लोग वर्क देखते हैं। और आप लोगों को लेक्चर, बहुत लोग की शिकायत है कि लेक्चर रेगुलर नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि लेक्चर रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आपको रेगुलरिटी में लेक्चर्स मिलेंगे। और आपका जो कहा गया है कि भाई 12 जुलाई से पहले आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, 100% होगा। ये तो आप जो कमिटमेंट है वो तो होना ही होना है। और अब आपको एकदम रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे और आप बहुत तेज़ी से पढ़ाई करिए और अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा और हो सकता है कल ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन सीरीज ही मिल जाए। एक या दो लेक्चर बाद आपको क्वेश्चन सीरीज, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे कि मतलब कैसे भी क्वेश्चंस आए आपसे बन जाने चाहिए, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस। और तो आज हम लोग वर्क देखते हैं, व्हाट इज वर्क। थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज में उसको कैसे समझते हैं, उसका क्या जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है, अभी अच्छे से समझा जाएगा। तो चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क। तो इसको करते हैं ऊपर और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क। वर्क, ठीक है। वर्क की आज अपन बात करेंगे। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में आप देखो ना, जैसे कहा जाए कि सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ने वर्क किया है, देर इज सम वर्क विच इज डन बाय अ सिस्टम। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? वर्क इज डन बाय द सिस्टम इफ एक्सटर्नल टू द सिस्टम, उसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ वेट को रेज कर सके, उठा सके वेट को। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आप कहते हो कि वर्क सिस्टम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इट्स सोल इफेक्ट on the things which are external to the system must be equivalent to raising the weight। मतलब वेट को रेज कर पा रहा है कि नहीं, सिस्टम वर्क कर रहा है, या आप कहोगे तभी जब वो कुछ वेट को रेज कर सके, उठा सके किसी वेट को। अभी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग लिखते हैं, लिख देते हैं इसको पहले जो मैं बोल रहा हूं। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम when sole effect when sole effect on things which is external to the system, which is external to the system, which is external to the system, work is done by the system when sole effect on the things which is external to the system is equal to
रेज द वेट। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, वेट हो सकता है आपका एक्चुअली में रेज ना हो, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि हो सकता है वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, ये भी लिख लीजिए आप। द वेट इज नॉट एक्चुअली रेज्ड। यार ये सब इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा ना, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ तो यार आप लोग भी लिखो, ठीक है, पेपर आपको देना है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना चाहिए इन सब चीज़ों को। अब ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं डायग्राम से। देखो होता क्या है ना, देखिए, एक मान लो एक है बैटरी, ये क्या है, ये आपका है एक बैटरी, ये दिस इज योर बैटरी, ओके। अब बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो किस चीज से, मोटर। बैटरी को कनेक्ट किया आपने किस चीज से, मोटर से। और मोटर कनेक्टेड है किस चीज से, शाफ्ट से। मोटर कनेक्टेड है किससे, शाफ्ट से। अब इसी में आपने एक वेट लगा लिया, वेट लगा लिया आपने इसी में, क्या लगा लिया, वेट। तो अगर सिस्टम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोई बाउंड्री भी होगी। और जब सिस्टम बाउंड्री होगी, और हम अगर मानते हैं हमारा सिस्टम, मान लीजिए सपोज दैट अवर सिस्टम, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सिस्टम ये है, ये क्या, ये देखो, अगर हम ये मान लें कि जो हमारा सिस्टम है वो इतना पार्ट है हमारा सिस्टम, देखिए आप लोग, अगर अपन मान लें कि जो हमारा सिस्टम वाला पार्ट है वो इतना पार्ट है, तो आप ये देखो ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सिस्टम की बाउंड्री है। और सिस्टम के अंदर क्या है, बैटरी और मोटर। और जो सिस्टम बाउंड्री है आप वो देखो, सिस्टम के बाउंड्री से क्या चीज गुजर रही है, क्या पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है, शाफ्ट पास हो रही है। सिस्टम की बाउंड्री से क्या पास हो रहा है, शाफ्ट। तो इसे हम कहेंगे क्या, शाफ्ट वर्क। इसलिए इस वाले की अगर हमारी बाउंड्री है ए, बाउंड्री ए है, तो वर्क पूछा जाएगा कौन सा वर्क हो रहा है, तो आप बोलोगे शाफ्ट वर्क। क्यों, क्योंकि हम बाउंड्री के ऊपर देखेंगे, हम बाउंड्री में देखेंगे कि बाउंड्री से क्या गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, शाफ्ट। इसलिए हम इसको बोलते हैं शाफ्ट वर्क। और हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, अब हम ये कैसे जानेंगे, बैटरी ने पावर दिया मोटर को, मोटर ने घुमाई शाफ्ट, शाफ्ट घुमा तो जो आपका वेट है ना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या सिस्टम ने वर्क किया, हाँ किया। क्यों किया, क्योंकि इसने बैटरी की मदद से वेट को ऊपर रेस किया है। और यही तो हमारा डिफिनीशन था कि अगर सिस्टम का वर्क किया है कि नहीं ये जानना है, तो हम इसका देखेंगे, इसका सोल इफेक्ट जो कि सराउंडिंग, जो इसके एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, क्या इसका इफेक्ट सिस्टम का ऐसा हो रहा है कि वो वेट को रेस कर ले। सिस्टम वर्क अगर कर रहा है तो क्या वो उसका इफेक्ट ऐसा है कि वेट को रेज कर ले। यहां वेट रेज हो गया ना, वेट रेज हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय सिस्टम। अब मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि जब वर्क नीचे आता है तो वो निगेटिव वर्क हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क है। वर्क इज रेजिंग द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव वर्क है। अगर वर्क अगर अगर आपका ये वेट जो है अगर ये नीचे जाता तो ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो जाता, तो ये निगेटिव हो जाता है। लेकिन अभी हम बाउंड्री पढ़ रहे हैं ना, तो ये सॉफ्ट वर्क है, ये बाउंड्री वर्क, सॉफ्ट वर्क।
बाउंड्री निर्धारित करेगी कि कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क नहीं हो रहा है। अब देखो, अब असली खेल है, अब आएगा असली मजा। हाँ, अब मान लो, सपोज डैट, अब मानने में क्या जाता है, हमारा सिस्टम है बी। अगर हम सिस्टम मानते हैं बी को, इतना सिस्टम मान लें और ये हमारी बाउंड्री हो गई, ठीक है। अगर हम सिस्टम माने बी, बी है हमारा सिस्टम बी, ठीक है। अब देखोगे, अब इससे पूछोगे कौन सा वर्क है भाई ये, क्या सिस्टम बी जो है वर्क कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बी तो सिर्फ हमारा इतना पार्ट है ना, और इसके हम बाहर देखेंगे तो सिस्टम बी वर्क कर रहा है, तभी तो वेट रेज हो रहा है। सिस्टम क्या बाहर देखिए, पहले हमारा जो सिस्टम था वो इतना था, जिसके अंदर बैटरी भी था और मोटर भी था। इस बार हमारे अंदर पास सिस्टम जो है जिसमें सिर्फ बैटरी है, लेकिन बैटरी के बाहर क्या वेट रेज हो रहा है बैटरी की मदद से? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो उसे मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि सिस्टम की मदद से हम वेट को रेज कर पा रहे हैं, और वर्क का डेफिनेशन ही यही है कि वेट को आप रेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सा फाट बात, एकदम सीधी सादी बात। तो अगर हमारा जब बाउंड्री बी था, सिर्फ बाउंड्री बी को आप देखिए, इस वाले बाउंड्री को देखिए, अब इसको कौन सा वर्क बोलोगे भाई? इसको भी तो वर्क कुछ बोलना पड़ेगा ना भाई। पिछली बार जैसे आपने कुछ बोला कि ये वाला वर्क ये है, तो इसको कौन सा वर्क बोला जाएगा? इसको भी बोलो कुछ। अब आप देखो, बाउंड्री से क्या निकल रहा है, बाउंड्री से क्या निकल रहा है, बाउंड्री से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शाफ्ट निकल रहा था बाउंड्री से। यहाँ बैटरी और मोटर किसी वायर से कनेक्ट होगा, तो वायर में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो बाउंड्री बी के केस में, बाउंड्री बी के केस में हम लोग कौन सा वर्क बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिकल वर्क। इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि एट द बाउंड्री देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग बाउंड्री बी इज डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। बाउंड्री बी में जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। बट इन प्रीवियस केस हम ये देख रहे थे कि वहां पे बाउंड्री से क्या बाहर निकल रहा था? साफ्ट निकल रहा था, तो उसे हम कहे सॉफ्ट वर्क। इस बार बाउंड्री से क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। अब दो, अब अगर मान लो, अब तीसरा बड़ा धाकड़ केस लेते हैं, चलो तीसरा बढ़िया केस लीजिए। अब सपोज डैट आपकी अगर बाउंड्री ये हो, ये ये बाउंड्री हो आपकी, मतलब अब आपका सिस्टम में वेट भी है, अब आपके सिस्टम में वेट भी है, और ये है क्या? बाउंड्री सी। ये बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री सी है। और बाउंड्री सी में, अब इस सिस्टम में, ये सिस्टम की बाउंड्री, जब मैं बाउंड्री बोल रहा हूं मतलब सिस्टम की बाउंड्री, ठीक है। तो सिस्टम की बाउंड्री में इस बार बैटरी भी अंदर है, मोटर भी अंदर है, और वेट भी अंदर है। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? इस केस में वर्क हो जाएगा आपका जीरो। क्यों हो जाएगा वर्क जीरो? देखो, बाउंड्री से बाहर कुछ निकल रहा है क्या? कौन सा वर्क बोलोगे भाई? बाउंड्री ए में बाहर निकल रहा था साफ्ट, तो हम बोले साफ्ट वर्क। बाउंड्री बी में बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो हम बोले इलेक्ट्रिकल वर्क। इस वाले बाउंड्री से बाहर कुछ निकल रहा है क्या? पूरा सिस्टम है इसके अंदर है, वेट भी इसके अंदर है। और हमने क्या कहा था वर्क को डिफाइन करते समय? सिस्टम इज सिस्टम इज डूइंग सम वर्क, वो सोल इफेक्ट टू द थिंग्स विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज इक्वल टू द रेजिंग द वेट। मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम जो है वेट रेज करना चाहिए। हमारा जो सिस्टम है बाउंड्री सी, मतलब ये सिस्टम जो सी है हमारा, क्या ये कोई वेट रेज कर रहा है? इसमें कुछ भी आप कर रहे हो, ये वर्क कर रहा है, तो क्या कहीं वेट रेज हो रहा है? नहीं, अंदर 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 हो गया ना सब। अगर ये बाहर होता, बाहर रेज करना चाहिए, सिस्टम के बाहर होना चाहिए वो चीज। मतलब सिस्टम अब वर्क कर रहा है, तो मतलब वो वेट रेज करना ही उसका वर्क है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। कुछ बाहर जा रहा है क्या? कुछ बाहर नहीं है। सारी चीजें देखो, पूरा मटेरियल अंदर चला गया, तो इसलिए वर्क यहाँ जीरो हो गया। अब इसको कोई कौन सा वर्क बोलोगे? कोई वर्क बोल ही नहीं सकते आप इसमें। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
अगर वर्क ट्रांसफर होना है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। एक बात आप लिख लो, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, इस पॉइंट से लिखता है। इस पॉइंट को बहुत आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, जब बाउंड्री ए था तो भी वर्क क्रॉस कर रहा था, साफ्ट के नाम पे वर्क क्रॉस कर रहा था। और आप बाउंड्री अगर बी देखिए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है साफ्ट पहले वाले केस में, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मतलब वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। और यही कारण है कि वर्क को कहा जाता है बाउंड्री फेनोमिना। इस यही कारण है कि जिसके चलते हम कह रहे हैं वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमिना। तो ये पॉइंट आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? वर्क वर्क इज ए बाउंड्री वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमिना। वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इट शुड क्रॉस द बाउंड्री। अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे आप बाउंड्री सी में देखिए, वर्क इसमें कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है, ना साफ्ट इसके बाहर निकल रहा है। आप देखो ना, बाउंड्री सी ये है, बाउंड्री सी है, देखो ये बाउंड्री सी है, ठीक है। इस बाउंड्री सी के बाहर कोई वर्क निकल रहा है, कुछ साफ्ट निकल रहा है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। जब कुछ निकल ही नहीं रहा है तो आप कैसे कह लोगे कि वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। और वेट तो रेस कर ही नहीं रहा है। तो वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना। और वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इट शुड क्रॉस द बाउंड्री। इट शुड क्रॉस द बाउंड्री, देन ओनली यू कैन से दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मतलब बाउंड्री को क्रॉस तो करना पड़ेगा, बाउंड्री के अंदर ही अगर पूरा सिस्टम है तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री का ही पूरा खेल है वर्क में। तो ये आप समझ चुके होंगे, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन। लिख लीजिए आप लोग, ये वर्क का बेसिकली, ये जो आपका है ना, ये वर्क का साइन कन्वेंशन है। साइन साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। वर्क में जो स्टैंडर्ड हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, आप लोग ये सब पढ़े हो गए यार, लेकिन हम लोग क्या है कि बेसिक से ही सारी चीज़ें पढ़ानी है। बेसिक तो आपका कंप्लीट ही हो गया है पूरा। अब कुछ देर में फर्स्ट लॉ स्टार्ट होगा, फर्स्ट लॉ फिर एक दो तीन क्लास में खत्म। तो साइन कन्वेंशन, देखो अगर मान लीजिए, सपोज डेट, देखो मान लीजिए आपका ये सिस्टम है। अगर सिस्टम कुछ वर्क करता है, ठीक है, सिस्टम जो है हमारा सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम। अगर वर्क इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर हमारा सिस्टम के ऊपर कोई दूसरा सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के ऊपर कोई और वर्क कर रहा है, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा हो, मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो मेरे भाई ये क्या होगा? ये निगेटिव वर्क माना जाएगा। वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब तुम लोग बोलोगे अरे भैया ये तो समझे नहीं आएगा, ये तो बकवास बात है, ये तो हम लोग बहुत सुने हैं, इसको आप प्रूफ करके दिखाइए। अरे हम लोग तो, मैं बिना प्रूफ किया ऐसा कुछ समझाया हूँ? हर चीज का एग्जाम्पल दिया है मैंने, हर चीज का। जीरो लॉ का भी एग्जाम्पल दिया था, इसका भी देंगे। चीजें याद हो जानी चाहिए यार, मतलब वो याद तभी होगा ना जब जब तक आपको ना सही से कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, तब तक आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है। देखो, हवा हवाई बात कुछ नहीं होगी, कि हवा हवाई कुछ बात नहीं, सारा चीज कॉन्सेप्चुअल, सब चीज कॉन्सेप्ट के बेस पे है। मान लो एक कंटेनर है जिसमें गैस रखा हुआ है,
ठीक है। और इसके ऊपर आप रख दो, मान लीजिए इसके ऊपर हम थोड़ा वेट रख देते हैं, वेट रख देते हैं इसके ऊपर, वेट, गैस के ऊपर रख दिए हम लोग वेट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपन आप देखो, हम इसके ऊपर हीट दे रहे हैं, गैस को गर्म कर रहे हैं। अब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो एक दूसरे से टकराएंगे, एकदम बहुत भयानक तरीके से इनका कोलिजन होगा, और इसलिए ये एक्सपेंड करेगा, इतना एक्सपेंड करेगा क्योंकि आपने इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ा दी हीट देकर, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वही होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का रैंडम मोशन हो जाएगा ना मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन, बहुत मॉलिक्यूल्स एकदम रैंडमली मूव करेंगे बहुत तेजी से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा एक्सपेंड करेगा। तो मतलब जहां आपने क्यू दिया गैस को, तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट, वेट रेज हो जाएगा, वेट रेज हो जाएगा, वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, रेज हो जाएगा। मैंने कहा ना पूरी कहानी वही है, सिस्टम का जो गैस है, मतलब ये गैस जो है यही हमारा सिस्टम है, कंटेनर में जो गैस है वही तो हमारा सिस्टम है। और जब सिस्टम की, वो हम कह रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क सिस्टम कर रहा है, तो उसका सोल इफेक्ट क्या होना चाहिए, वेट को रेस करना। और जब गैस को हम टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका रेस कर रहा है, और वेट भी ऊपर जा रहा है, वेट रेस किया ना, क्योंकि वो तो सिस्टम के बाहर है, वेट सिस्टम बाउंड्री के बाहर है, सिस्टम हमारा क्या है, गैस है बस, गैस के अंदर थोड़ी ना घुसा हुआ है वेट, वो तो उसके बाहर है, और उसको रेस कर दिया, अब वर्क हो गया मतलब। और यही हुआ वर्क, जो हुआ वर्क इज पॉजिटिव वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। यही तो है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आप देखो ना, देखो मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, ऐसे हवा में कोई बात नहीं लिखी जाती, वर्क देखो देखो देखो, ये पॉइंट को आप मतलब इतना बैठा लो दिमाग में कि क्या बताऊं मैं। देखो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये एक तरीके से पॉजिटिव वर्क की बात हो रही है, ये पॉजिटिव वर्क की बात हो रही है। और इसीलिए यही कारण है, यही कारण है कि मैंने बोला था यहाँ पे कि जब वर्क ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क है, यही अगर वेट, सॉरी वर्क बोल रहा हूं, ये वेट अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क है, यही वेट अगर नीचे जाएगा तो ये निगेटिव वर्क हो जाएगा। देखो कैसे, अब यहां पे हमने देखा क्या, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव वर्क है। अब एक और आप कंटेनर बनाओ पहले, फिर समझ में आएगा। अब आप लोग फटाक से एक कंटेनर और बनाइए, एक कंटेनर और बनाते हैं, देखो देखो देखो, ठीक है। अब आप देखिए, अब कौन सा कलर लिया जाए, ये है आपका वेट, वेट है, ठीक है, और ये है आपका गैस, ठीक है। अब वेट मान लो, गैस को हम हीट दे ही नहीं रहे और वेट अच्छा खासा ज्यादा है, तो वेट अगर ज्यादा है जाहिर सी बात है ये पिस्टन को नीचे मूव करेगा ना, पिस्टन को ये नीचे मूव करेगा, मतलब वॉल्यूम जो है गैस का वो घटेगा, वॉल्यूम जो है घटेगा, वेट क्या होगा, वेट होगा फॉल, वेट जाएगा नीचे, मतलब ये वेट जो है आपका निगेटिव वर्क, मतलब आप इसको क्या कहोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कौन वर्क कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कौन वर्क कर रहा है, वेट वर्क कर रहा है किसके ऊपर, गैस के ऊपर, और गैस क्या है, हमारा सिस्टम। गैस जब हमारा सिस्टम है और वेट उस गैस के ऊपर वर्क कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि वेट वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम हमारा क्या था, गैस, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और ऑन द सिस्टम हम निगेटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं, देख लो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब आप लोग आइए आगे, अब बढ़ो आगे। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ पहले आप लोग को। चलो उसको भी देख ही लो, छोटी चीज़ है लेकिन क्या है कि मैं बताया ना कि मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, तो इसको भी आप लोग समझ ही लो अच्छे से। जैसे ये पिस्टन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ से गैस जो है प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। गैस लगा रहा है प्रेशर पी, और ये मान के चलो डीएक्स मूवमेंट करेगा, डीएक्स मूवमेंट। और इसका जो पिस्टन का एरिया है वो ए। अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, लिखते हैं ना। अब आपसे कोई पूछे वर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ गैस की क्या वर्क कर रहा है, गैस लगा रहा है प्रेशर पी पिस्टन के एरिया ए पे, और उसको डीएक्स मूव करा दे रहा है। तो हम लोग वर्क जानते हैं एफ डी एक्स, यही लिखते हैं ना, एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। और ए डीएक्स को हम लोग लिख सकते हैं डीवी, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, और इसी को हम लिख सकते हैं पी डीवी। तो यहाँ से पी डीवी जो है, और यही होता है वर्क। और प्रेशर ये कांस्टेंट नहीं होता, कि देखो गैस जब प्रेशर लगा रहा है ना, तो एक ही प्रेशर हमेशा नहीं लगाएगा, वो प्रेशर हमेशा बदलता रहता है। यही कारण है, यही कारण है कि हम लोग लिखते क्या है, जब प्रेशर बदल रहा होता है तो हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन का खिला गया ना फिर तो। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। और याद रखना प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर हो सकता है वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो, तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे और फिर वर्क निकालोगे। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, बहुत सारे, कई बार मतलब छोटा सा कोई प्रेशर को ऐसे दे दो, देखो ऐसे दे देगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू 3 + 4V, ऐसे कर दे दिया। तब आप इसको प्रेशर की वैल्यू को यहाँ रखोगे, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को रखोगे, क्योंकि ये साबित कर दिया प्रेशर जो है आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम के ऊपर। और प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है वो वहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम की ये वैल्यू है तो प्रेशर की ये वैल्यू है, वॉल्यूम की ये वैल्यू है तो प्रेशर की ये वैल्यू है। तो उसका एक्सप्रेशन बना के आपको क्वेश्चन में दे दिया है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है वर्क निकालिए, तब आप प्रेशर की वैल्यू को वहाँ रखोगे। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यही कारण तो इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम। लेकिन ये एक्सप्रेशन आप कहाँ यूज कर सकते हो, कुछ एजम्पन्स हैं, और वो एजम्पन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पन्स ऑफ द वर्क ऑफ दिस एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इसका एजम्पन जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं बताऊं। देखो इस सारे पॉइंट्स ना इतने इंपॉर्टेंट हैं। देखो एजम्पन्स आप देख लीजिए, ये सारा का सारा एजम्पन है। पहला, प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होना चाहिए, और रिवर्सिबल क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। दूसरा, रिवर्सिबल लिखा हो या फिर क्वासी स्टैटिक हो। क्वासी स्टैटिक मीन्स ऑलमोस्ट स्लो, वेरी स्लो, और एवरी स्लो प्रोसेस आर रिवर्सिबल। बस एवरी फ्रिक्शनलेस स्लो प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ये पहले मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। और दूसरा होना चाहिए क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, लेकिन उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही यही दो आप याद रखो, यही आपके लिए काफी है। देखो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको ये दो कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
कि प्रोसेस होना चाहिए आपका रिवर्सिबल और सिस्टम होना चाहिए क्लोज। अब सिस्टम भैया क्लोज कैसे है, देख लो भाई। यहाँ पे क्या कोई मास फ्लो हो रहा है क्या? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और वर्क को रेस कर दिया, वर्क हो गया, work is done by the system, but in this case there is only energy transfer, no mass transfer. That's why we are saying that this phenomena is, which type of system is this? ये सिस्टम जो है हमारा क्लोज सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं नॉन फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो मतलब जिसमें मास नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लो। नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? नॉन फ्लो वर्क। क्या बोलते हैं? नॉन फ्लो वर्क। ठीक है, ये हो गया। चलो वेरी गुड। ये इसको याद रखना यार, ठीक है ना? ये मतलब आपके पेपर में 110% पूछा जाएगा। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता, देखो किसी चीज़ को ना मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं डिराइव करने का आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जनरल इंजीनियरिंग है, और जनरल इंजीनियरिंग में जनरल चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके पेपर में आए, और जो भी आए आपसे बन जाए। डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा कहीं भी। अगर ये पेपर एसएससी जेई के लिए करवाया जा रहा होता तब तो मुझे करवाना पड़ता वो, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन का भी पेपर होता है। उसमें क्या है कि आपका फिर मेंस पेपर होता है ना, तो उसमें हो सकता है कि डेरिवेशन पूछ ले कि डिराइव करिए। लेकिन यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक ही पेपर में आपका काम हो गया, ऑब्जेक्टिव है वो भी। तो अब अपन बात करते हैं, क्या बात करेंगे? एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अब बात करेंगे अपन एरिया अंडर पीवी डायग्राम। देखो, तो सर्दी हो गया है। आप लोग यार पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। पढ़ाई लिखाई कर लो भाई। बहुत लोग तो ये परेशान है कि ये लोग करवा तो रहे हैं फ्री में सब चीज़, कंप्लीट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अरे भैया कंप्लीट सब हो जाएगा, उसके चक्कर में मत पड़े रहो। कंप्लीट नहीं होगा तो कह दिया गया तो मतलब कह दिया, इसे हवा में नहीं बोला गया कोई बात आपसे। देखिए ये है आपका पीवी डायग्राम। अब देखो यार, ये आपने बनाया है एक कर्व, हम लेते हैं कर्व, ठीक है। अब इसमें अगर कोई आप स्ट्रिप लेते हो ना, कोई आप स्ट्रिप ले लीजिए, पतली सी एक स्ट्रिप लेते हैं अपन। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बहुत पास पास में है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर P है, और ये तो dv डिस्टेंस हो गया, ये dv डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू पी dv। ये मैं बता रहा हूँ कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे ये पूछेगा, कोई कर्व दे देगा और आपसे बोलेगा वर्क निकालो। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज वर्क, ये बात आप हमेशा रखना। ये जो एरिया है ना, ये वर्क है। देख लो आप, क्यों वर्क है मैंने बता दिया, क्योंकि ये पीडीवी ही तो है, और वर्क हमारा पीडीवी ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क डन, याद रखना ये एरिया अंडर द पीवी डायग्राम है। आपसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता रहा हूँ, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो कोई भी एरिया अगर प्रोजेक्ट होती है वॉल्यूम एक्सिस में, कोई भी एरिया अगर प्रोजेक्ट हो रही है वॉल्यूम एक्सिस में, आप देख रहे हो वॉल्यूम एक्सिस में आपने एरिया को प्रोजेक्ट किया है, तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम
एरिया अंडर पी, अरे एरिया अंडर अंडर नहीं, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, ये कर्व है ना, तो जो भी एरिया कर्व के अंडर है मतलब उसके नीचे है और वो एरिया हमने प्रोजेक्ट किया है किसमें, वॉल्यूम एक्सिस में, वॉल्यूम एक्सिस में जो भी एरिया कर्व के नीचे है और आपने प्रोजेक्ट किया है वॉल्यूम एक्सिस में, तो वो वर्क होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछ लिया जाए, सपोज दैट अब आपसे मान लो, देखो कैसे पूछा जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे आपको कोई ग्राफ, कोई आपको ऐसे दे देगा और ये आपसे दे दिया गया प्रेशर, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये जो है आपका 3 बार है, ये आपका 3 बार है, और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, जो वॉल्यूम है आपका 2 मीटर क्यूब और यहाँ पे आपका 3 मीटर क्यूब है। तो मैंने, और आप पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन आप निकालिए, ठीक है। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर वर्क आप निकाल रहे हो एक तरीके से। मैं तो बाद में बताऊंगा सारे प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोट्रोपिक, मतलब जितना भी है आपका पूरा पॉलीट्रॉपिक, सारे प्रोसेस का वर्क कैसे निकाला जाता है, सब सारी चीज़ें बारीकी से बताई जाएंगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तो आपका ख़त्म हो जाएगा और वर्क फिर आपका ख़त्म, फिर हीट बताऊंगा और फिर आपका फर्स्ट लॉ, हीट और फर्स्ट लॉ भी दो दो लेक्चर में पूरा कंप्लीट, फिर आपका सीधा सेकंड लॉ स्टार्ट होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपसे पूछेगा वर्क निकालिए, तो मैंने क्या बोला था भाई, एरिया अंडर द कर्व विच इज प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम इज नोन एज वर्क डन और ऑन क्लोज सिस्टम, दैट इज नॉन फ्लो वर्क आपसे पूछ रहा है ये। अब आप इसमें आप प्रोजेक्ट करिए किसमें, वॉल्यूम एक्सिस में, आपने प्रोजेक्ट किया किसमें, वॉल्यूम एक्सिस में। एरिया अंडर द कर्व विच इज प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस में हमने प्रोजेक्शन इसका लिया और अब आप इसका एरिया निकाल दीजिए। अब ये बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है इसका 3, और विड्थ क्या है 3 - 2 1, तो कितना हुआ 300 किलो जूल। क्योंकि ये यार बार है ना, बार है, बार है तो बार, बार का मतलब क्या होता है इंटू 10⁵। ये आपका 3 × 10⁵, ऐसा ही यूनिट में हम लेंगे ना, 3 × 10⁵। बार का मतलब ये हुआ, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। अब जब आप इसको, और जूल क्या होता है, जूल, ये देखो यार यूनिट आप लोग को मैं नहीं बताऊंगा, ये सारी चीज़ ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये तो मतलब 12वीं का सिलेबस है, मैं तो लिख दे रहा हूँ, देख लो, जूल होता है न्यूटन मीटर। थोड़ा देख ही लो यार, नहीं तो फिर आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए। 300 जो है, देखिए कैसे आया, आप बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। किलो का मतलब होता है 10⁻3, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। ये जो जूल है ना, ये जूल है, ठीक है, और जूल होता है न्यूटन न्यूटन मीटर। अब आप, मैंने क्या कहा, 3 बार इंटू 1 मीटर क्यूब, ये हमने क्या है मल्टीप्लीकेशन। अब बार का मतलब क्या होता है 3 × 10⁵, ठीक है, और ये हो गया आपका 1, और बार 10⁵ आपने कर दिया तो मतलब आपने कर दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब तो था ही पहले। अब मीटर स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, तो अब बचा क्या, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, न्यूटन मीटर क्या होता है जूल। अब 10⁻3 आपने बना दिया, तो ये हो गया आपका क्या है, इसको भी जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा किलो जूल, ये हो जाएगा आपका किलो जूल। अगर आप 10⁻3 भी आप इसमें जूल में मल्टीप्लाई कर देते हो तो, और इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे 300 किलो जूल। ये सब देखो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं तो बता दिया था कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए इसके बारे में भी। तो इतनी चीज़ें आपसे वर्क में मैक्सिमम पूछ सकता है। अब हर प्रोसेस में, all different types of process we are going to deal with each and every process which is definitely they ask in your paper। जितने भी प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस का वर्क एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे, सबको डिराइव करके पूरे एग्जाम्पल के साथ निकालेंगे। एक लेक्चर लगेगा 1 घंटे का, और वो पूरा आपको अच्छे से एकदम
इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि आप कभी भी वर्क आपसे किसी भी प्रोसेस का पूछ लिया जाए। आज मकसद बस इतना ही था कि आप वर्क समझ लो अच्छे से। बेसिक चीज़ें वर्क में मतलब अच्छे लेवल पे आपको चीज़ें समझा दी गई हैं। अब आपसे प्रोसेस बता दिए जाएंगे, और प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, आपका सब क्लियर हो जाएगा 1 घंटे में वो। और फिर हीट बताऊंगा, और फिर फर्स्ट लॉ बताऊंगा। 1 2 3 लेक्चर में, 3 4 लेक्चर में फर्स्ट लॉ भी पूरा कंप्लीट। और फिर आपका सेकंड लॉ 3 4 लेक्चर में वो, और 4 5 लेक्चर लगेंगे आपके उसके क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। और बीच में 1 2 लेक्चर में, 2 3 4 लेक्चर में आपका उसका क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा। और क्वेश्चन सीरीज आप देखना कितने बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे अब ये खत्म होने वाला है ना, वर्क हो गया, फिर वर्क के बाद प्रोसेस हो जाएगा। आज ये हो जाएगा, परसों इसके बाद 2 लेक्चर और फिर इसके बाद एक आपका क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा, फिर हो गया। फिर आपका ये फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सीरीज इसका और फर्स्ट लॉ का एक साथ कराऊंगा, एकदम सिलेक्टेड बेहतरीन क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सारे पेपर में पूछे गए हैं, सारे पेपर में। एसएससी जेई, आपका राजस्थान जेई, आपका जितना जेई एई, जहाँ से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए कराना है ना, तो मतलब यानी कि बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं। मैक्सिमम बहुत बड़े को कराऊंगा तो एसएससी जेई लेवल के ही करवाऊंगा, जो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए, और वो बढ़िया वाले, मतलब जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो वो मैं क्यों पूछूंगा, तो वो मैं आपको क्यों समझाऊंगा। भैया आपसे पूछ ले कि एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम, वो उसको क्या बोलते हैं, अब ये मेरा काम थोड़ी ना है यार, ये तो आप समझोगे। तो आज का काम कंप्लीट। अब आप लोग इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से एक एक बात को समझिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, अब आपका एकदम रेगुलर मिलेगा, आपको अच्छे से मिलेगा। और पॉलिटी भी स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, पॉलिटी भी मैं ही लूँगा। और पॉलिटी देखना कितना जोरदार होगा, जैसे थर्मो आपका जोरदार हो रहा है वैसे पॉलिटी भी जोरदार होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेक्चर भी आपका हो सकता है कि मॉर्निंग में डलेगा, तो फिर इवनिंग में आपका नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, वो भी तैयार हो चुका है। ओके, बाय, गुड नाइट, डू हार्ड वर्क, बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। गुड डे।